Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of June 2022. तो गाइस आज है तारीख 14 जून 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है चालाकोडी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसको हम लोग रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि देखो उधार देने का ये एक प्रोविज़न है, बताना ये है ये उधार देने का प्रोविज़न कौन सी बॉडी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे चर्चा की जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, यानी महंगाई के बारे में। तो हुआ क्या है, ये जो डेटा है ये मई के महीना का है, अभी हम लोग जून के महीने में हैं। तो ये पिछले महीने के डेटा के बारे में चर्चा की जा रही है कि पिछले महीने जो महंगाई है उसके अंदर आप कह सकते हो थोड़ी सी राहत देखने को मिली, या फिर यहाँ पर ये पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, ये महंगाई कम हो चुकी है, 7.04% पहुँचा। उससे पहले 7.79% था, तो गिरकर ये 7.04% के आसपास महंगाई पहुंची है पिछले महीने, ध्यान रखना। अब उसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ दिया। ग्राफ के अंदर मेंशन किया कि साल 2017 जून और मई 2022 के बीच में इन्फ्लेशन किस प्रकार से देखने को मिला है। खासकर रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी अलग अलग प्रकार के हैं, रिटेल भी होता है, होलसेल भी होता है। डोंट वरी, डिफरेंस क्या होता है आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो 2017 में इस प्रकार से ये बढ़ रहा था। 2020 से ये इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होना चालू हो गया। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, सबको पता है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये महंगाई और तेज़ी से बढ़ने लगी। उसके बाद ये महंगाई लगातार कम हो रही थी धीरे धीरे। होता क्या है, 2022 के अंदर और भी वेरियस इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये अलग अलग इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। लेकिन मई के महीने में क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है। इसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, महंगाई 7.04% है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक लिमिट सेट कर रखी है। लिमिट क्या है आपको पता होगा, 4+-2 की। ये आरबीआई की साइड से 4+-2 की लिमिट है, यानी कि जो महंगाई है वो यहाँ पर मिनिमम कम से कम 2% होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 6% होनी चाहिए। लेकिन अभी भी है, इस लिमिट को क्रॉस करी हुई है, 6% से ज़्यादा आपको ये महंगाई देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, फूड इन्फ्लेशन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे का कारण है फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने पीने की चीज़ें के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई देखने को मिली। अब उसके ऊपर भी काफ़ी सारा डेटा दिया, लेकिन वो आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप पूछोगे क्यों नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है डिटेल से। उन्होंने यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल से बताया क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या कारण है, प्लस क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वो सब कुछ हम लोग उस पर्टिकुलर एडिटोरियल पर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग वहीं पे कवर करेंगे, अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आते हैं डायरेक्टली कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये तो आप लोगों ने करंट इशू पढ़ लिया। एक बात और ध्यान रखनी है कि सर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हाँ 7.04% तक पहुँचा है पिछले महीने। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना है। हर महीने चेंज होता है, ये मंथली वाइज यहाँ पर आप देख पाओगे इन्फ्लेशन का डेटा आता रहता है।
आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। लेकिन पढ़ना क्या है, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो, कुछ भी हो, आप लोग जो भी इकोनॉमी के लिए रेफ़र कर रहे हो, वहाँ पे जाकर इन्फ्लेशन का चैप्टर ओपन करना और इन्फ्लेशन के बारे में 2-4 पॉइंट्स पढ़ लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। तो नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी बार कवर करवा रखा है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं महंगाई। राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हमारा वो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब दूसरा मेजर पॉइंट, इन्फ्लेशन को भारत के अंदर मेजर कौन करता है? तो मेजर करने वाली बॉडी जो है इंडिया के अंदर में, वो आपको देखने को मिल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब एक और पॉइंट, इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको एक बात और जाननी होगी। ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है, मतलब क्यों बढ़ती है महंगाई? पहला कारण जो कि आपके बुक्स के अंदर मेंशन्ड है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि किसी प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और एक तरफ से उसकी सप्लाई कम हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस केसेस पर आप कह सकते हो उसके दाम बढ़ जाएंगे और जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि मान लो एक सामान पहले 4 रुपये में बन रहा था, अब 6 रुपये में बन रहा है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो दाम है उसको बढ़ा दिया गया है, तो मार्केट के अंदर भी वो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगा उतरेगा, तो वहाँ पर ये दूसरा केस हो जाता है इन्फ्लेशन का। तीसरे को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे दाम बढ़ते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो वर्कर्स होते हैं, जो भी अलग अलग बिजनेसेस कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वो अपने बॉस से, लीडर से बोलते हैं कि देखो हमारी भी सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए, हमारी जो भी मजदूरी मिल रही है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पर अगेन जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगता है मार्केट के अंदर में, तो उसके बेसिस पर भी आप लोग देख पाओगे जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो ये 3 कारण आपको देखने को मिल जाएंगे इन्फ्लेशन के। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग दिस। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, WPI और CPI के बारे में। ये 2 तरीके क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से ही आपके क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं। जब हम लोग बात करते हैं CPI की, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये बेसिकली रिलीज़ किया जाता है NSO के थ्रू, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। अब ये CPI क्या कैलकुलेट करता है? देखो इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि आप हो, मैं हूँ, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फूड है, मेडिकल केयर है, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इनके ऊपर यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, इनका कंजम्पशन करते हैं, तो ये जो बेसिक सी एसेंशियल कमोडिटीज़ आप लोग को देखने को मिल जाती हैं, इनके प्राइस के बीच का डिफरेंस को मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखना, यानी कि जो इंडियन कंज्यूमर अपने यूज़ के लिए सामान को खरीदते हैं, उस सामान के जो प्राइस हैं उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसको मेजर करने का काम करता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके नाम से ही ये प्रतीत होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, और उसके बाद आता है CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइन करके। ये आपको 4 प्रकार के CPI देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 का देखने को मिलता है, 2012 से हम लोग लगातार कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है MPC, वो इस CPI डेटा का इस्तेमाल करती है ताकि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता रखा है, ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है ना। अब आते हैं WPI की तरफ, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरफ। CPI आपने पढ़ लिया। CPI बात करता है जब कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उस गुड्स के दाम के अंदर, प्राइसेस के अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो उसको मेजर करने का काम करता है CPI। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बात करता है बल्क के अंदर, यानी जब आप लोग यहाँ पर सामान को खरीद बेच रहे हो, उसका व्यापार कर रहे हो बल्क में, इकट्ठा थोक के लेवल पर, तो जब उसके प्राइस के अंदर कोई चेंजेस होंगे तो उसको मेजर करने का काम जो कराया जाता है वो यहाँ पर WPI के थ्रू किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखना, ऊपर जो CPI है उसको कौन पब्लिश करता है? उसको पब्लिश करता है NSO, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोग अपने पास में ज़रूर लिख कर रख सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके नीचे आपको एक अगला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ये बात करता है मीडिया राइट सेल के बारे में। अब ये क्या है, इस मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ। BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर क्रिकेट को कंडक्ट करवाते हैं। इनफैक्ट जो IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसको भी कंडक्ट करवाता है BCCI। तो हुआ क्या, अभी IPL के जो मीडिया राइट्स हैं उनको बेचा गया
और बेचने के बाद में बीसीसीआई ने लगभग अभी 45,950 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है, या आप कह सकते हो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा बीसीसीआई ने कमाया है। इसकी चर्चा ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम पर कोई भी एडिटोरियल या फिर कोई भी आर्टिकल आता है तो आप उसको आराम से क्लियर कर पाओ। अब यहाँ पे चर्चा ये होती है कि मीडिया राइट्स बेचे हैं यार, ये मीडिया राइट्स क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। देखो आईपीएल, देखो सभी लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी तो ज़िंदगी में देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना भी होगा। आईपीएल यहाँ पर क्या होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्रिकेट के मैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर मंथली बेसिस पर, मतलब कि साल में एक बार कंडक्ट करवाते हैं। 1-1.5 महीने तक हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ चलती है आईपीएल की, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, आईपीएल के कुछ मीडिया राइट्स होते हैं। अब मीडिया राइट्स मतलब देखो होता क्या है, मीडिया राइट्स भी आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर एक तो मीडिया राइट खुद होता है, एक आपको डिजिटल राइट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, देखो आईपीएल तो आपको एक तो टीवी पर देखने को मिल जाएगा, है ना, जब भी आईपीएल चलता है आप टीवी पर देख लेते होंगे। टीवी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर भी आप लोग आईपीएल देख सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए। हालांकि उस पर आईपीएल दिखाया जाता है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, है ना। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप लोग देख पाओगे, जो डिज्नी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर इस आईपीएल को वॉच कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब होता क्या है, ये बीसीसीआई यहाँ पर क्या करेगा, इन मीडिया राइट्स को बेचेगा। मीडिया राइट्स को बेचने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर ये कहेगा कि अब ये आप आईपीएल इस वाले प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हो। तो इसकी यहाँ पर बोली लगाई गई, ई ऑक्शनिंग करी गई। और ई ऑक्शनिंग के टाइम पर क्या हुआ कि रिलायंस बैक्ड वायाकॉम 18, तो वायाकॉम 18 ने क्या किया है, डिजिटल राइट को परचेज कर लिया है। वायाकॉम 18 ने बीसीसीआई से क्या करा, इस डिजिटल राइट को परचेज किया और इसके बदले में बीसीसीआई को पैसा दे दिया। अब इसका मतलब यह है कि वायाकॉम 18 आईपीएल दिखाएगा अगले बार से, है ना। उसके साथ साथ हमारा जो डिज्नी है उसने भी यहाँ पर इन मीडिया राइट्स को परचेज़ किया, वो आपको टीवी पर आईपीएल दिखाएगा। और क्या होगा, उसके बदले में वो जो पैसा है वो बीसीसीआई ने कमा लिया। बीसीसीआई ने इनसे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में यहाँ पर क्या किया, अब आईपीएल के राइट्स इनको मीडिया राइट्स दे दिए कि आईपीएल इनके प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी अब ये चर्चा में बीसीसीआई तो वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लो। जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट है आज के टाइम पर सौरव गांगुली साहब है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसको फाउंड किया गया था दिसंबर 1928 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली पूछी जाती हैं इन वनडे एग्जामिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब ये अगली न्यूज़ आपको ये देखने को मिल जाती है यहाँ पर, ये वाली। ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, एक केस के बारे में जिसका आप लोगों ने थंबनेल पर पिक्चर देखा होगा, नेशनल हेराल्ड करप्शन केस। तो नेशनल हेराल्ड करप्शन केस क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। हालांकि इसके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। देखो हुआ क्या, राहुल गांधी जी साथ ही साथ यहाँ पर सोनिया गांधी जी, दोनों को यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे इल्ज़ाम यह है कि भाई इनके ऊपर कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करा है, कि कुछ इस प्रकार की हरकतें यहाँ पर करप्शन बेसिस पर देखने को मिला है। तो इसकी वजह से क्या किया गया, इनको समन किया गया। अब क्या हुआ, सोनिया गांधी जी को भी समन किया गया था, लेकिन वो कोविड की वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बेसिकली बोला गया इनके थ्रू कि सोनिया गांधी 23 तारीख से पहले अपीयर हो जाएंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। लेकिन राहुल गांधी जी कल अपीयर हुए 13 जून को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफ़ी सारी पूछताछ करी है इस नेशनल हेराल्ड करप्शन केस से संबंधित। ये क्या है इसको समझते हैं। अब पहली चीज़, ये नेशनल हेराल्ड नाम की चीज़ है क्या, आपने कल देखा होगा मीडिया के अंदर प्लस ट्विटर पर ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड हो रही थी। नेशनल हेराल्ड क्या है आखिरकार, तो नेशनल हेराल्ड बेसिकली एक न्यूज़पेपर है, एक अखबार है, ध्यान रखना। अखबार जो कि बहुत पुराना हुआ करता था, इसी अखबार को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। हालांकि केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि सिंपल से शब्दों में समझा सकूँ। तो आप लोग यहाँ पे आराम से बस खाली चीज़ों को सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पर देखो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इस आर्टिकल को तो कवर किया जाएगा 100% एक्सप्लेन सेक्शन पर। हो सकता है द हिंदू का जो अभी एक्सप्लेनर आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पर भी पूछा जाए, वहाँ पर भी मतलब आर्टिकल आ जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्लैरिटी रख लेना। और कुछ स्टैटिक पॉइंट भी है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो ये जो अखबार है इसको एस्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू 1938 में, ध्यान रखना। और इसको पब्लिश किया जाता है
एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के थ्रू। अब AJL, ये ध्यान रखना, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL की चर्चा बहुत ज़्यादा होगी आगे, इस वजह से यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इस पूरे अखबार को पब्लिश किया गया एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। हालांकि इसको एस्टेब्लिश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में। आप समझ सकते हो 1938 का ये बहुत पुराना सा अखबार देखने को मिलेगा। अब ये जो AJL है, मतलब अब जब हम लोग नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो हम बेसिकली AJL के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि AJL ने यहाँ पर ये पब्लिश करता है। ये बेसिकली एक कंपनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आपको ये देखने को मिलती है। अब AJL क्या करता है, इस अखबार को यानी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को अलग अलग भाषाओं में पब्लिश क्या करता था, एक तो हिंदी में, उर्दू में और साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश में, जैसा नाम से प्रतीत होता है नेशनल हेराल्ड। तो 3 भाषाओं में ये पब्लिश हुआ करता था। अब आते हैं हम लोग कि केस क्या निकल कर आता है। केस ये निकल कर आता है, एक सेकंड हो जाओ, केस से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये आपने न्यूज़पेपर के बारे में समझ लिया, AJL के बारे में समझ लिया कि AJL यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इस न्यूज़पेपर को पब्लिश करा करती है। 1938 में इस बॉडी को बनाया गया था। अब होता क्या है, AJL जो है ये लॉस में हो जाता है, यानी कि घाटे में हो जाती है बॉडी। अब ये पूरी तरह से घाटे में है, इनका कोई रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है। इन्होंने अखबार को पब्लिश करना बंद कर दिया था अप्रैल 2008 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो अप्रैल 2008 की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब AJL जो ये बॉडी है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की, जब ये घाटे में गई, यहाँ पे 2008 में इन्होंने पब्लिशिंग वगैरह बंद कर दी, तो इनकी मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी निकल कर आई। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कुछ लोन इनको दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी जिस पे ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। कुछ यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करवाया कांग्रेस पार्टी ने, और वो कितना पैसा था, लगभग बताया जाता है 90 करोड़ रुपीज़ था। 90 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के फंड से निकला था। ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी के फंड से वो पैसा निकाल कर दिया गया इस AJL बॉडी को, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 2000 ये आप देख पाओगे पूरा मुद्दा चलता रहा। यहाँ पे कुछ फंडिंग वगैरह दे दी गई थी। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक यहाँ पर क्या हो गई उसको क्लियर कर लेते हैं हाथों हाथ। जो AJL बॉडी है ये उसी समय पर, बहुत पहले समय पर ही यहाँ पर आप कह सकते हो 2008 से पहले ये लॉस में चल रही थी, ठीक है। 2008 में इसने बंद कर दिया था पब्लिश करना, 2008 से ही पहले यहाँ पर पूरी तरह से घाटे में चल रही थी। बस खाली इसको बचाने के लिए कुछ यहाँ पे फंडिंग दी गई थी, कुछ पैसा दिया गया कांग्रेस पार्टी की साइड से, और वो पैसा दिया गया था यहाँ पर 2010 तक के लिए कि भाई 2010 तक ये हम लोग पैसा दे रहे हैं तुम्हें और अपनी कंपनी को आप लोग सिक्योर कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, वो AJL ना खड़ा नहीं हो पाया वापस से, मतलब वो 90 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आप कह सकते हो वो पैसे भी डूब गए। आप ऐसा कह सकते हो, वो पैसे भी यहाँ पर चले गए। तो मामला यहाँ पर रद्द हो गया पूरी तरह से, मामला आप कह सकते हो वो पैसा चला गया, वहाँ पे डूब गया वो पैसा। तो होता क्या है, फिर साल 2010 की बात आती है। साल 2010 में यहाँ पर क्या होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये मिलकर यहाँ पर एक और कंपनी को एस्टेब्लिश करते, कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो AJL अलग है, ध्यान रखना, जो कि यहाँ पर फेल भी हुआ, और फेल होने के साथ साथ यहाँ पर उसको पैसा दिया 90 करोड़ रुपए का, वो भी यहाँ पर डूब गया, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो पैसा वापस नहीं आया। तो बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है YIL यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेक्शन 25 के तौर पर। अब होता क्या है, साल 2010 के एंड में राहुल गांधी जी को अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ डायरेक्टर ऑफ यंग इंडिया, यानी कि YIL, इसका एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है। और साल 2011 में सोनिया गांधी को यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कह सकते हो बना दिया जाता है इस पूरे बॉडी का। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों मिलकर इस पूरे YIL कंपनी को यहाँ पर संभाल रहे हैं। अब AJL से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ YIL की हम लोग बात कर रहे हैं, AJL का रोल बाद में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इस YIL के अंदर सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं, वो आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी के देखने को मिलेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर यहाँ पर लगभग इस YIL कंपनी के 38% के आसपास जो शेयर्स हैं वो अपने पास में होल्ड करके रख रखे थे। फिर कुछ शेयर्स यहाँ पे बाकी सारे लोगों के पास में थे, ठीक है, कुछ मेंबर्स थे, मोतीलाल वोरा, उसके बाद यहाँ पे ऑस्कर फर्नांडिस, ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इनकी डेथ हो गई है साल 2020-21 के अंदर, उसकी वजह से ये चर्चा में नहीं है, ठीक है। तो मेजर शेयर्स किसके पास में थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में, ये यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या आता है कि इस YIL कंपनी जो है जिसके चेयरमैन ये राहुल गांधी सोनिया गांधी हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने इस पैसे को रिकवर करने की कोशिश की, जो 90 करोड़ रुपए दिए गए थे किसको, AJL को, ठीक है, वो यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी। अब वो रिकवर कैसे किया गया तो मैं आपको समझाता हूँ, वो पैसा कैसे लिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। यहाँ पे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर आ गया है ना, फिर उसके साथ में ऊपर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आ गई, और इधर यहाँ पर आ गया हमारा YIL, जो कि एक नई कंपनी बनकर आई है
जो इस कंपनी को यहाँ पर सोनिया गांधी और साथ ही साथ यहाँ पर राहुल गांधी संभाल रहे हैं। इसके मेजर शेयर होल्डर देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया क्या क्या हो गया है ना। एग्जैक्टली इस वाली नेशनल हेराल्ड, इसको एक कंपनी को कौन चला रहा है, इसको इस पूरे न्यूज़पेपर को कौन पब्लिश कर रहा है, एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसको एक तरीके से पब्लिश कर रहा है। अब होता क्या है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि भाई पैसा लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड है, इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से, इस पार्टी के फंड से यहाँ पे 90 करोड़ लिया था। उसके बाद वो पैसा डूब गया। उसके बाद ये वाली बॉडी बनाई गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के थ्रू, है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, ये लोग सोचते हैं कि इस पैसे को रिकवर किया जाए। तो इस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, यानी कि इस वाली पार्टी को 50 लाख रुपए देते हैं। यानी कि YIL क्या करता है, इनको 50 लाख रुपए देता है और 50 लाख रुपए देने के बाद में बोलता है कि ये जो AJL है, इसकी जो शेयर्स है, जो भी इक्विटीज़ वगैरह हैं, वो सब हम लोग को दे देना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस कंपनी की सारी इक्विटी वगैरह लेने के बारे में चर्चा करते हैं। तो 50 लाख रुपए दिए और ये सारी इक्विटी यहाँ पर ले ली गई। तो आप लोग ऐसा देख सकते हो। तो आप कहोगे घोटाला कहाँ हुआ, घोटाला ये हुआ कि ये जो 90 करोड़ है, ये 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी से गया था पैसा, ये इन दोनों के पास से नहीं गया था। लेकिन अब ये जो कंपनी बनाई है, इस कंपनी के पास में ये पूरी की पूरी कंपनी की इक्विटी सब कुछ, 90 करोड़ की जो भी इक्विटीज़ वगैरह वो सब कुछ आ चुकी हैं YIL के पास में, ठीक है। जो सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के थ्रू कंपनी चलाई जा रही है, इस कंपनी के पास में सब कुछ आ चुका है। और सिर्फ इन्होंने 50 लाख रुपए ही दिए थे कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी के पास वो पैसा आया ही नहीं, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी को संभालने वाले यही दोनों लोग हैं। तो यहीं पर ये जो पैसे का घोटाला है वो देखने को मिला है। इसी पैसे घोटाले के बारे में चर्चा की जा रही है। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल चुकी है। AJL YIL ये सब मुद्दा क्या है मैंने आपको समझा दिया। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली यहाँ पर ये बात करता है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पर फ्रॉड देखने को मिला है इस पैसे को लेकर। इसी को लेकर यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। और कल यहाँ पर राहुल गांधी जी से लगभग 11 घंटे तक बातचीत की गई थी। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। नहीं समझ में आई है तो भी कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे चर्चा की जा रही, जो हमारी सरकार है वो क्या करने वाली है, वो बेसिकली फोकस करे कि हम लोग फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई के अंदर एक बूस्टअप करें। यानी कि इस फोर्टिफाइड राइस की जो सप्लाई है इसको बढ़ा दिया जाए, लोगों तक ये राइस पहुँच पाए। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखो अभी तक 90 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, जहाँ पे ये फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी सरकार का टारगेट ये है कि हम लोग लगभग 300 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी क्या करें, ये फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड करवाएं। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर बच्चों की जो हेल्थ वगैरह वो काफ़ी इंप्रूव होंगी। ये हम लोग जो राइस प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको अलग अलग स्कीम्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि बच्चों के अंदर एक पोषण आएगा, वीमेंस के अंदर एक पोषण आएगा। तो आप कहोगे पोषण क्यों आएगा, चावल तो नॉर्मल ही होगा ना। ये नहीं, ये नॉर्मल चावल नहीं है, ये फोर्टिफाइड राइस है। यही तो बात यहाँ पर समझने की है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है किस चीज़ के बारे में कि कितना कितना पैसा कब कब खर्चा जा रहा है। ये आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, बस फोकस ये है कि इसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए। सप्लाई को बढ़ाया जाए, क्यों बढ़ाया जाए, क्या फ़ायदे होंगे, वो सब करके एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं ये फोर्टिफाइड राइस या फिर फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। उससे पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा आज का टारगेट है वो हमेशा की तरह आपको पता है, आज भी आप लोग को अचीव करवाना है। और फिर उसके बाद आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाओगे दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपके सामने वाली प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पे कनेक्ट करना। बाकी अपनी जो क्वेरीज होगी वो यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, सबके रिप्लाई मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉमेंट भी आए थे, सर आप रिप्लाई नहीं मिलता, आप ऐसे ही कह रहे हो। बिल्कुल रिप्लाई मिलता है यार, थोड़ा सा वेट किया करो, एकदम तुरंत नहीं मिल पा रहा है, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सभी लोगों को रिप्लाई वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी की जो भी क्वेरीज है वो भी रिप्लाई हो रही हैं, तो आप लोग जाकर एक बार अपनी क्वेरीज को वहाँ से पूछ सकते हो। अब आते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक के ऊपर, फोर्टिफिकेशन के ऊपर। मैंने पहले पढ़ा रखा है इसके बारे में, तो इसी वजह से हम लोग इसी चीज़ को यहीं से कवर करेंगे और एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या है, देखो जो फोर्टिफिकेशन है ना, ये किसी भी खाने के अंदर किया जा सकता है, यानी किसी भी फूड के अंदर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली चावल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की तरह ही समझेंगे। तो अभी क्या है, मैंने आपको बताया सरकार का फोकस यह है कि फोर्टिफिकेशन को बढ़ा दिया जाए। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो मतलब यह है कि जानबूझकर
क्या करना, खाने के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उसको खाने के अंदर इंक्रीज़ कर देना, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब कैसे किया जा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो आपने घर पे खाना लिया, अब खाने में जैसे कि आप बाहर नहीं निकलते हो, बिल्कुल नहीं जाते हो बाहर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक सप्लीमेंट ले रहे हो, विटामिन डी ऐड कर लिया, ठीक है, धूप के लिए जो धूप से विटामिन डी मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है, आपने घर पे सप्लीमेंट उसका ऐड कर लिया, तो खाने के अंदर वो मिला लिया, तो उसको हम लोगों ने बोला फोर्टिफिकेशन। कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स आप लोगों ने ऐड कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो चावल के अंदर क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है जानबूझकर, इसकी वजह से आप लोग इसको फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये चावल के अंदर ही नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर किया जा सकता है, लेकिन चर्चा यहाँ पर चावल की जा रही है क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला यहाँ पर एक फूड देखने को मिलेगा। सभी के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। राशन के अंदर चावल दिया जाता है, सरकार राशन के अंदर चावल प्रोवाइड करवाती है, तो इसके अंदर ये फोर्टिफिकेशन कर दे सकती है। फोर्टिफिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, एक होता है बायो फोर्टिफिकेशन और दूसरा होता है होम फोर्टिफिकेशन। अब जो पहला और तीसरा पॉइंट है, दोनों यहाँ पर सिंपल है, एक जैसे हैं। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर फोर्टिफिकेशन करना है ना, कि हमारा जो आटा हो गया, चावल हो गया, उसके अंदर कुछ चीज़ मिला देना, अलग से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना। होम फोर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, विटामिन डी ऐड कर देना खाने के अंदर, सप्लीमेंट्स कुछ ऐड कर लेना अलग से, वो यहाँ पे घर पे आपने फोर्टिफिकेशन कर लिया। एक होता है बायो फोर्टिफिकेशन, ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग दो अलग अलग ब्रीड्स लेते हैं, यानी कि दो अलग अलग फसलों की ब्रीड ली, दो अलग अलग यहाँ पे फसल लिया, उनकी ब्रीडिंग करवाई, और ब्रीडिंग करवाने के बाद में हम लोग को एक नया प्लांट मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यह है कि हम लोग जब चावल की बात कर रहे हैं तो चावल के अंदर कैसे होता है ये बताओ। चावल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर की कोटिंग कर दी गई है ना, या उसकी डस्टिंग कर दी गई, या फिर एक एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर एक्सट्रूजन ही किया जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है काफ़ी चर्चा में। एक्सट्रूजन में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके टूटे फूटे चावल होंगे, यानी टुकड़े वाले चावल। अब जो टुकड़े वाले चावल हैं उनको लिया और उनका यहाँ पर चावल का आटा बना दिया, राइस फ्लोर बना दिया। अब चावल का आटा एक तरफ बनकर हमारे पास आ गया। अब इस चावल के आटे में हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे, दूसरी तरफ पानी ऐड कर देंगे, उनको मिला दिया, एक्सट्रूजन मशीन के डाला। इस मशीन के अंदर, एक्सट्रूजन नाम की एक मशीन है, उसके अंदर डालने के बाद में उसको हीट किया और पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या होता है, हम लोगों के पास में इस प्रकार से चावल बनकर आ जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो गए और चावल का चावल मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं फोर्टिफिकेशन के अंदर में। कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये लिखित में आपको मिल चुका है। फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रही है, उसके पीछे वेरियस कारण है, आपको ध्यान रखना है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यही यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोर्टिफिकेशन की। सबसे पहली ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि कुपोषण बच्चों के अंदर और वेमेन के अंदर में एक अच्छा खाना, न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं जा पा रहा है, तो इसकी वजह से कुपोषण देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर भारत के अंदर आप कह सकते हो कि हर दूसरी महिला एनीमिया से सफ़र कर रही है, उनके बॉडी में ब्लड नहीं है, आयरन की कमी देखने को मिल रही है। हर तीसरा बच्चा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्रोथ से सफ़र कर रहा है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। उसी वजह से यहाँ पर इस फोर्टिफिकेशन को ऐड किया जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करके ये चावल जब हम लोगों की डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो इससे उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी होती हुई नजर आएगी बच्चों के अंदर में। क्लियर हो गया, ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये तो कैपेसिटी वगैरह की चर्चा हो रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या हुआ। एडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। न्यूट्रिशन वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा बॉडी के अंदर में। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि ये नेचर के अगेंस्ट में है, हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से ऐड कर रहे हैं। एक होता है जो कि प्रकृति की खुद की देन होती है, जिसके अंदर अलग से न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, वो आप खाओगे वो पूरा का पूरा शरीर के अंदर लगेगा। लेकिन जब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है तो ये आधा शरीर में लगता है, आधा नहीं लग पाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर साथ साथ कुछ इम्यूनिटी के इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। प्लस कोई व्यक्ति अगर दवाइयाँ वगैरह खा रहा है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी हम लोग राइस को क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि राइस देखो सभी जगह पर ज़्यादातर खाया जाता है, सभी लोग यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, तो इसी चक्कर में यहाँ पे राइस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक क्लैरिटी इस चीज़ के रिगार्डिंग मिल चुकी है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है कि भाई देखो,
जो हमारा IB है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने यहाँ पर एक एडवाइस जारी करी है। इन्होंने यहाँ पर बोला द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से बोला कि भाई आप लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। अब एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, किस चीज़ का नहीं करोगे? ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स का, यानी कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो लोग पैसा लगा लगा कर यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और उनकी खूब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी होती है। आपने देखोगे अलग अलग यहाँ पर ऐप्स देखने को मिलता है जहाँ पे लोग यहाँ भाई यहाँ से पैसा कमा सकते हो, ये करके वो करके, तो इस प्रकार के ऐप बहुत सारे हैं। तो इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उनके एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर बोला गया कि भाई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं पब्लिश करने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, चाहे वो बैटिंग का हो, चाहे वो गैम्बलिंग के ऐप हो, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। तो आप लोग को ये कतई भी पब्लिश नहीं करना है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर और कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्योंकि ये देखो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये लोगों को मिसलीड करते हैं, इसमें होता कुछ और है, लोगों की लत लग जाती है इन चीज़ों के अंदर में, और मतलब होता कुछ और है। इसका एडवर्टाइजमेंट ज़बरदस्ती पैसों का चक्कर में एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में लोगों की ज़िंदगी और यहाँ पर बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इस एडवर्टाइजमेंट को, इसको पब्लिश करने से रोका जाए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। फिर एक छोटा सा आर्टिकल यह है, ये छोटे छोटे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे चर्चा करता है कि भाई देखो कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं फॉर सेंटेंस रेमिशन, यानी कि कोई जेल में है व्यक्ति है, कोई कैदी है, उसको यहाँ पर अगर हम लोग को थोड़ा सा माफ़ करना, क्षमा करना है, तो उसके लिए कुछ नए आपको कानून, कुछ नए कानून नहीं कह सकते, कुछ नए रूल्स देखने को मिलेंगे। और वो रूल्स किसने अनाउंस किए हैं? हमारी होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री ने मंडे में कुछ गाइडलाइंस अनाउंस करी हैं हमारी स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो कुछ कैदी हैं उनको यहाँ पे आप लोग रिहा कर सकते हो, उनको क्षमा कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं इनको जो क्षमा किया जाएगा वो 3 फेज़ में छोड़ा जाएगा इनको जेल से। 1 अगस्त 15 2022 में छोड़ा जाएगा, फिर 26 जनवरी 2023 में और 15 अगस्त 2023 में। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे लोगों को हम लोग क्षमा करने वाले हैं। लेकिन किन किन लोगों को क्षमा किया जाएगा? क्या सभी लोगों को क्षमा किया जाएगा? नहीं। तो किन किन लोगों को यहाँ पे माफ़ कर सकते हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख पाओगे वेमेन और ट्रांसजेंडर को कवर किया गया है, जिनकी एज 50 आपको देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे कुछ मेल कॉन्विक्ट हो गए जिनकी एज यहाँ पर 60 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे 50% की अपनी सज़ा पूरी कर ली है, तो उनको माफ़ किया जाएगा। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे जो कॉन्विक्ट हैं, अपराधी हैं जो कि डिसेबल हैं, है ना, फिज़िकली और इस प्रकार से डिसेबल देखने को मिलते हैं, और उन्होंने भी अपनी काफ़ी सज़ा पूरी कर रखी है, 50% तक सज़ा पूरी कर रखी है, तो उनको भी यहाँ पर रिहा किया जाएगा, उनको भी माफ़ किया जाएगा, जेल से छोड़ा जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर और किस किस के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल से बताया गया कि यहाँ पे कोई मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, 18 मतलब बच्चा नहीं, कोई एडल्ट है, 18 से 21 साल का कोई यंग है जिसने यहाँ पर कोई क्रिमिनल जिसका कोई क्रिमिनल मतलब कि कोई कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसका कोई उसमें क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उसकी सज़ा यहाँ पर काफ़ी पूरी हो चुकी है, लगभग 50% के आसपास पूरी हो चुकी है, तो उसको भी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कुछ और भी लोग हैं, यानी कि अब आप देख पाओगे किन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा उसके बारे में बताया गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौत की सज़ा मिली हुई है, डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उन्होंने कुछ क्राइम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उनको यहाँ पर नहीं कवर किया जाएगा, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। उसके साथ साथ कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे दोषी साबित करा गया है अलग अलग एक्ट के अंदर में, जैसे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, यानी कि उनको आतंकवादी की तरह घोषित किया हुआ है, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट, उसके साथ एक्सप्लोसिव एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फिर एंटी हाईजैकिंग एक्ट। अगर इन एक्ट्स के अंदर में किसी व्यक्ति को यहाँ पर आप कह सकते हो कि जेल में डाला गया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। बाकी कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, किन किन को छोड़ा जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो 3 फेज़ में छोड़ा जाएगा, 2023 तक लगातार यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसी के बेसिस पर ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, नवाते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, लगातार चर्चा में है। बताना यह है कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, प्लस FATF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करना है। 250 शब्द नहीं, 150 शब्द के अंदर इसका आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ओपन होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, और जाकर आप लोग अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और सभी लोग सबमिट कर रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर वहाँ पे इन चीज़ों के बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। अब क्या है, देखो जो भी
आपसे आंसर लिखवाए जा रहे हैं वो करंट इशू बेस्ड आंसर हैं, जैसे कि FATF लगातार चर्चा में, पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा में है और आने वाले टाइम पर भी चर्चा में रहेगा। तो हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास में कुछ पॉइंट्स तैयार रहेंगे। मेंस आंसर राइटिंग अगर आप लोग डेली बेसिस पर कर रहे हो तो जाकर इसका आंसर ज़रूर लिखना है और जाकर आपको पोस्ट करना है कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो आता है ये वाला एडिटोरियल। सबसे पहली बात यहाँ पे चर्चा की जा रही है ग्लोबल फूड प्राइसेस के बारे में, यानी दुनिया भर में जो खाने पीने के जो सामान है, जो फूड है, उसके दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसके बारे में यहाँ पर ऑथर चर्चा करते हैं। ऑथर का नाम है रमेश चंद। अब इनके बारे में अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन है, तो नीति आयोग के एक मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने बोला कि जो भी व्यूज़ हैं ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं। अब इस आर्टिकल को यहीं पर सेट करते हैं। अब ये आर्टिकल मुझे प्रॉपर दिख रहा है। अब आपके साथ में मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा, आप लोग बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना। अगर पढ़ना चाहो तो PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर फोकस बिल्कुल करके आराम से सुनते हुए चलना। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल फूड प्राइसेस की, यानी कि दुनिया भर के जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दाम के बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि हम पहले देखा करते थे कि ग्लोबल फूड प्राइसेस के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं आया करते थे, लेकिन करंट टाइम पे जब चर्चा हो रही है, यानी कि करंट टाइम पर जहाँ पे आज के टाइम पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी तेज़ी से बदलाव आता है सामान के अंदर, यानी फूड प्राइसेस के अंदर, वो यहाँ पर बताया गया। और इसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आप कह सकते हो बोला गया, देखो ये जो क्राइसिस हैं, मान लो ग्लोबल पूरी की तरह से पूरी दुनिया भर में प्लस हमारे नेशनल लेवल पर, देखो जो क्राइसिस है ना वो ग्लोबल लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है। दुनिया भर में अलग क्राइसिस चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पर अलग आपको यहाँ पे ये दाम बढ़ते हुए नज़र आते हैं ना। ये जो क्राइसिस हैं इससे क्या होता है, फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगा। पहली बात क्या होगा, फूड की कमी यहाँ पर हो जाएगी, है ना। उसके बाद में व्यापार वगैरह के अंदर एक बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, लोग यहाँ पे भूखे मरने लगेंगे। उसके बाद गरीबी काफ़ी बढ़ने लगेगी। अगर ये कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट इसी तरीके से पड़ता है ना। उसके बाद यहाँ पे जिस एरिया में शांति थी वहाँ पर आप कह सकते हो पूरी तरह से अशांति हो जाएगी। जब यहाँ पे इस प्रकार से दाम बढ़ते हैं तो उसका इस प्रकार से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर ऑथर बोलते ये हैं कि अब की बार जो ये हाल हुआ है फूड प्राइसेस का, उसके पीछे क्या क्या कारण है, कैसा ये झटका लगा है, हमें एक शॉक लगा है, वो यहाँ पे इन्होंने समझाया। लेकिन उस चीज़ के साथ साथ इन्होंने इतिहास को भी कवर किया है। इतिहास के अंदर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया क्राइसिस एंड हिस्ट्री के बारे में। तो क्राइसिस एंड हिस्ट्री क्या रही है इस फूड की, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ऑथर ये बोलते हैं अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें फूड प्राइसेस को लेकर, तो इस फूड प्राइसेस का डेटा कंपाइल किया गया है कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ के थ्रू, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो फूड के प्राइसेस का जो डेटा है वो सब यहाँ पर कंपाइल करके रखा है। ये सारा डेटा यही लोग दिखाते हुए आए हैं। और इस डेटा को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमने देखा है पिछले कुछ इतिहास के टाइम पर यहाँ पे हमने फूड के मामले में 3 बड़े बड़े झटके झेले हैं। देखिए यहाँ से सुनना, 3 सबसे बड़े बड़े यहाँ पर 3 आप कह सकते हो फूड क्राइसिस हुए हैं अभी तक इतिहास के अंदर। सबसे पहला फूड क्राइसिस कब हुआ था, ध्यान रखना, सबसे पहला फूड क्राइसिस हुआ था 1973 से लेकर 1976 के बीच में। दूसरा फूड क्राइसिस हम लोगों ने कब देखा, बहुत लंबे समय बाद। कब एग्जैक्टली हमने देखा, ये 2012 के आसपास, ठीक है ना। फिर तीसरा फूड क्राइसिस हम लोगों ने कब देखा, तीसरा फूड क्राइसिस अब हम लोग 2020-21 के अंदर देख रहे हैं। ये आप देख पाओगे सबसे बड़े बड़े ये फूड क्राइसिस हुए हैं एग्जैक्टली, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। 2011-12 के समय पर भी एक हुआ था, फिर 1973 से लेकर 1976 के समय पर, और फिर उसके बाद 2020-21 के टाइम पर। ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ में कवर किया। ये इतिहास में फूड क्राइसिस देखने को मिला है जहाँ पे दाम काफ़ी बढ़े, जिसकी वजह से हालात जो है हमारे देश भर में, दुनिया भर में काफ़ी ख़राब हुए। लेकिन अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतिहास की चर्चा नहीं हो रही है, करंट टाइम पे दाम क्यों बढ़े हैं, रिसेंटली यहाँ पर स्पाइक क्यों देखने को मिला, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। जब हम लोग रिसेंट स्पाइक के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन का वॉर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फूड के जो प्राइसेस हैं, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग फूड प्राइसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो एग्जैक्टली वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, आपको पता होगा भाई ऑयल का मामला, तो पाम ऑयल का तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका था, है ना। पाम ऑयल नहीं आ पा रहा था, सनफ्लावर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं उतर पा रहा था। सनफ्लावर ऑयल यहाँ पे रशिया यूक्रेन से बहुत सारा आता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर,
वो तेल यहाँ पे मार्केट में नहीं उतर पाया, मार्केट में नहीं आ पाया क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में वॉर चल रही थी। पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर अपने आप में कुछ क्राइसिस होने लगे, है ना, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, तो ये भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम ऑयल नहीं दे पाया। तो वेजिटेबल ऑयल के मामले में सबसे बुरे हालात हुए हैं अब की बार। और भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, खुद भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी हम लोग को मंगाना पड़ता है। तो हम लोग बुरी तरह से डिपेंडेंट हैं अलग अलग देशों की तरफ इस वेजिटेबल ऑयल को लेकर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑथर और क्या मेंशन करते हैं? ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भाई आज के टाइम का जो फूड प्राइस स्पाइक देखने को मिला आपको, यानी कि फूड प्राइसेस बढ़े हैं, ये वेजिटेबल ऑयल के अंदर है, प्लस धीरे धीरे सीरियल्स के अंदर बढ़ते हुए चले गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि भाई देखो एक और फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया रशिया यूक्रेन, यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ड्रॉ करता हुआ चलता हूँ। दूसरा एक फैक्टर आपको देखने को मिलता है बायोफ्यूल का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसके बारे में। बायोफ्यूल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रीज़ क्या कर रही है ना, कंट्रीज़ यहाँ पर अपने देश में खाने पीने की चीज़ों का पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग कर रही हैं, उसके बाद में इथेनॉल के अंदर ब्लेंडिंग कर रही हैं। एग्जाम्पल है भारत का, शुगर केन की ब्लेंडिंग की जा रही है, प्लस और भी चीज़ों का यहाँ पर ब्लेंडिंग किया जा रहा है इथेनॉल के अंदर में, है ना। तो यही यहाँ पर हुआ वेजिटेबल ऑयल के साथ में। वेजिटेबल ऑयल की भी ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल के अंदर में, डीजल के अंदर में। एग्जाम्पल ऑथर देते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की सरकार ने क्या किया, जो यहाँ पर इनका कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, जो खासकर पेट्रोल है, उसके अंदर इन्होंने पाम ऑयल मिलाने की कोशिश की कि भाई पाम ऑयल मिलाएंगे और इससे क्या होगा, पेट्रोल कम लगेगा, पेट्रोल हम कम खरीद पाएंगे, किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। पाम ऑयल मिलाकर और जो है पेट्रोल को बढ़ा दिया जाएगा और उससे गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन ये नहीं पता कि इससे यहाँ पर ये क्राइसिस हो जाएगा कि फूड हंगर देखने को मिल सकता है, फूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, पहले वही चीज़ लोग खरीद रहे थे बाहर, उसका कंजम्पशन हो रहा था, लोग खा रहे थे वो चीज़। अब यहाँ पे उन्होंने ब्लेंडिंग कर दी। इंडोनेशिया के अंदर यही तो हुआ था, उन्होंने यहाँ पर अपने पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग करनी चालू कर दी, उसकी वजह से पाम ऑयल का शॉर्टेज हो गया। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो, शॉर्टेज होने के बाद खुद अपने देश के अंदर उसके दाम बढ़ गए और दुनिया भर में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो तेल को भेज नहीं पाया। और जो इतनी भी कंट्रीज़ इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंट थी, इवन भारत भी डिपेंडेंट था, उन सबको क्राइसिस फेस करने पड़े इस पाम ऑयल के चक्कर में, दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो ये भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेजर कारण आपको देखने को मिल जाता है बायोफ्यूल का। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग भी एक क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल चुकी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ऑथर मेंशन करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, तो लगातार हमने देखा अब की बार का जो टेम्परेचर ना वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा। अब की बार का जो अप्रैल का टेम्परेचर था वो पिछले कई सालों में नहीं पहुंचा जितना प्यार का टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ा, एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो गर्मी बढ़ी, क्या होगा उससे, हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप्स है वो डैमेज होती हुई नजर आएंगी। और फसलें अगर डैमेज हुई तो अगेन क्या होगा, हमारा फूड का शॉर्टेज होगा। फूड का शॉर्टेज होगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, दाम पर पड़ेगा उसके, क्योंकि फूड की कमी पड़ जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर उसके दाम बढ़ जाएंगे, वो एक तरीके से इन्फ्लेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको फूड इन्फ्लेशन की कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाता है। ये भी इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब ऑथर मेंशन करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, फूड प्राइसेस जो हैं ये अब की बार बढ़े हैं, इसके पीछे का एक और कारण है। एक और कारण यह है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर फर्टिलाइज़र के दाम भी बढ़ गए। फर्टिलाइज़र क्या होता है, यानी कि खाद। आप अपने देश के अंदर फसल को उगा रहे हो तो फसल को उगाने के लिए क्या लगता है, खाद लगता है, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र लगता है। तो खाद के जो दाम हैं अब की बार इंटरनेशनल लेवल पर वो 150% तक इंक्रीज़ हुए हैं अप्रैल 2022 के बीच में। तो आप कह सकते हो जो यूरिया का बैग है 50 किलोग्राम का, उसका दाम 1000 हुआ करता था, वो बढ़कर 3000 पहुंचा है। 3000 से भी ज़्यादा हुआ है पिछले 15 महीनों के अंदर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ा तो इससे भी यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ रहा है और फर्टिलाइज़र लोग खरीद कर अपने फसल के अंदर यूज़ करेंगे तो फसल को भी महंगा बेचेंगे ताकि वो जो फर्टिलाइज़र का पैसा है वहाँ से रिकवर किया जा सके। कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना अपना लॉस करके यहाँ पर वो सामान बेचेगा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिलेगा। भारत के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। किस किस चीज़ को लेकर,
पाम ऑयल को लेकर, यानी वेजिटेबल ऑयल के अंदर तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब इंटरनेशनल प्राइस यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी प्राइस हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा। इंडिया बेसिकली यहाँ पे अगर देखो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे तो भारत के अंदर क्या होगा, चीप इंपोर्ट होगा। मतलब कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। ऑथर क्या मेंशन करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जो सामान है वो यहाँ पर चीप इंपोर्ट होगा, सस्ता सामान हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर दाम खुद कम हो गए। भारत के अंदर सामान सस्ता आएगा तो आप कहोगे तो अच्छी बात है, सामान सस्ता आएगा तो नहीं, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सामान सस्ता आएगा तो हमारा खुद का जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वो हिट होने लगेगा। हमारी खुद के जो कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनका कोई सामान नहीं खरीदेगा तो डोमेस्टिक मार्केट हिट होगा। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ पर यह है कि मान लो इंटरनेशनल लेवल पर अगर दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी एक बुरा सा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से बिल वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा पैसा यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पर मतलब दाम बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका दाम यहाँ पे महंगा रहेगा, तो हमें जब महंगे में खरीदेंगे तो कंट्री के अंदर भी उसको महंगा ही बेचा जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, ध्यान रखना। यानी कि पहले से यानी कोई क्राइसिस आता है तो उसके लिए यहाँ पर बीच में कुछ क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ हमारे पास स्टॉक रहता है, और वो स्टॉक भारत ने यहाँ पर मेंटेन किया है ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। ये यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। तो इंडिया की काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर तारीफ़ की गई है। उसके बाद एक आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, वीट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का मामला। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, वीट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर ये देखने को मिला कि अभी रिसेंटली भारत ने क्या किया, जो गेहूँ है, गेहूँ को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दे कि भाई हम लोग अब गेहूँ हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑथर बोलते हैं बिल्कुल सही किया, क्योंकि पहले हम अपने कंट्री को देखें ना, क्योंकि हुआ क्या, ये जो गेहूँ आता है ये भी रशिया यूक्रेन से सबसे ज़्यादा आता है। इनफैक्ट बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, इजिप्ट हो गया, उसका टर्की हो गया, ये सब दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं गेहूं के, सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदते हैं। और रशिया यूक्रेन इनको गेहूं दिया करते थे। अब रशिया यूक्रेन खुद अपने आप में नहीं पड़ रहे हैं तो गेहूं वगैरह तो यहाँ पर समझो ख़त्म ही है, वो यहाँ पर मिल नहीं पा रहा इन कंट्रीज़ को। तो इन कंट्रीज़ ने इंडिया को देखा कि भाई इंडिया, और इंडिया भी इन कंट्रीज़ को देख रहा था एज अ अपॉर्चुनिटी कि हम लोग यहाँ पर इनको गेहूँ एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग पैसा कमा लेंगे। लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कि हम लोग यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट कर देते, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता तो इससे हमारे कंट्री के अंदर खुद उस गेहूं का शॉर्टेज हो जाता, ठीक है ना। और इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश को फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारी कंट्री में शॉर्टेज हो जाता तो इंडिया ने बैन लगाकर बिल्कुल सही किया है। ऑथर मेंशन करते हैं, ऑथर मेंशन ये करते हैं कि अगर इंडिया वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन ना लगाता तो इसकी वजह से भारत के अंदर वीट का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिल रहा था, ठीक है, एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हो जाता वीट का, और उसके लिए यहाँ पर कोई कंट्री को कोई टेंशन नहीं होती, हमें पता है, और हमारे कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे होते। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट। ऑब्वियस ही बात है, देखो दुनिया भर के अंदर एक बुरा प्रभाव देखने को पड़ता है इन फूड प्राइसेस का, लेकिन अब हमें करना क्या है, दुनिया भर को क्या करना चाहिए वो ऑथर मेंशन करते हैं। देखो वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट ये है कि भैया अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपना लो और इसको नया कर दो। मतलब क्या है, आपको पैसा खर्च करना होगा, यानी आपको पैसा खर्च करना होगा एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कि एग्रीकल्चर में आपको हेल्प करे, उसके लिए पैसा आपको खर्चना होगा। यहाँ पे ज़रूरत है कि आप दुनिया भर का जो एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, जो कि हमारे कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। और जो ये बायोफ्यूल को लेकर चर्चा होती है ना कि आप यहाँ पे खाने पीने का सामान उसके अंदर यूज़ कर रहे हो बायोफ्यूल के अंदर, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन कुछ लिमिटेड वे में यहाँ पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहेगा तो खाने पीने की चीज़ें आप लोग यहाँ पर इन पेट्रोल और इन चीज़ों के अंदर ब्लेंड करोगे तो इससे यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। तो आपको पहले ध्यान रखना है, पहले फूड अवेलेबल रहे सभी लोगों के लिए, उसके बाद कुछ बचता है तो जाकर आप लोग उस बायोफ्यूल के अंदर यूज़ कर सकते हो। तीसरा सुझाव यहाँ पर दिया जाता है एनवायरमेंट को लेकर। देखो सभी लोगों को एनवायरमेंट को एक तरीके से प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल के अंदर फूड प्राइसेस बढ़े हैं। तो करना क्या है, एक एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दो, एनवायरमेंट को अपने बचाओ, और भी काफ़ी सारे सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आएंगे इसके, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है। ये पूरा एडिटोरियल हम लोगों ने लाइन टू लाइन कवर कर लिया है। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है राइट टू रिपेयर के बारे में।
इस आर्टिकल को लिखा गया है 2 ऑथर्स के थ्रू, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो राइट टू रिपेयर क्या एग्जैक्टली, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ नया सा कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा, हालांकि पहले भी मैं आपके साथ में इसको लेकर चर्चा कर चुका हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस एडिटोरियल का, सारे पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर क्या हुआ है ना, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है दुनिया भर में, उन्होंने यहाँ पर एक राइट टू रिपेयर करके एक लॉ को पास किया है। बहुत सारे देशों ने किया है, बहुत सारे देशों ने इस प्रकार का कानून पास किया जिसको हम लोग राइट टू रिपेयर के नाम से जानते हैं। अब इस कानून का जो बेसिकली यहाँ पर मेजर फोकस ये है कि जो आप हो, मैं हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई सामान आया, हम लोग कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खरीद के लेकर आए, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी लेकर आए, एप्पल का प्रोडक्ट लेकर आए, बड़े बड़े यहाँ पर कंपनीज़ का प्रोडक्ट लेकर आए। तो अगर वो ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए आपके पास में कोई भी गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, कोई भी मैनुअल नहीं है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। और अगर आप लोग कंपनी तक नहीं लेके जाओगे तो वो रिपेयर प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा, और प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ख़राब होता रहेगा, उसको बाद में आपको फेंकना पड़ेगा, वो ई वेस्ट बन जाएगा। ये प्रॉब्लम है। अब है क्या, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, अगर आप लोग वो प्रोडक्ट वापस से कंपनी में भेजोगे तो कितना सारा पैसा वो लोग चार्ज करते हैं, जहाँ से ओरिजिनली अगर आप लोग को मान लो एप्पल का कोई फ़ोन ख़राब होता है तो उसको वापस से वहाँ पे सेंटर पर सही करवाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या बोला गया, जो देश है वो राइट टू रिपेयर का लॉज लेकर आए, काफ़ी सारे देश लेकर आए। राइट टू रिपेयर का मतलब यह है कि भाई आप हो, मैं हूँ, जो भी कंज्यूमर है उसके पास में हक है कि वो अपने सामान को खुद रिपेयर कर सके। तो आप कहोगे कैसे करेगा, तो इसी रिपेयर करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो कस्टमर की मदद करेंगी। कैसे मदद करेंगी, उनको मैनुअल्स प्रोवाइड करवाएंगी, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएंगी कि कैसे कैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट को रिपेयर किया जा सकता है। तो यही है राइट टू रिपेयर। आई होप आपको यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर समझ पाए होंगे। अब एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर देखो मेंशन किया जाता है, देखो यहाँ पे चर्चा ना राइट टू रिपेयर और राइट ऑफ मैन्युफैक्चरर दोनों के बारे में चर्चा की जा रही है कि भाई अगर कस्टमर के पास में हक है इस चीज़ को रिपेयर करवाने का, तो मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का भी कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन कंपनीज़ को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके भी कुछ राइट्स है, वो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी आपके साथ में आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग पहले राइट टू रिपेयर को कवर कर रहे हैं। जब राइट टू रिपेयर के बारे में चर्चा आती है तो आप लोगों ने समझ लिया राइट टू रिपेयर क्या है। भाई बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो आप लोग आराम से रिपेयर कर सको, तो उसका आपके पास में हक देखने को मिलता है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कंपनीज़ के, जो भी मतलब जो सामान को बना रहे हैं, वो आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस मैनुअल्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं। अब ये राइट टू रिपेयर का जो आइडिया है ये कहाँ से आया है, ये आइडिया आता है यूएसए से। यूएसए में जहाँ पर मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 को लेकर आया गया, जहाँ पे मेंशन किया गया, इस एक्ट के अंदर बोला गया कि भाई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी यहाँ पर इस मोटर व्हीकल्स को बना रहे हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट और सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने कस्टमर को कि अगर किसी भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद रिपेयर कर पाएँ अपने सामान को और लंबे समय तक चला पाएँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये लॉ निकल कर आया। अब इस राइट टू रिपेयर के बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात भाई, यहाँ पर जो छोटी छोटी यहाँ पर रिपेयर शॉप्स हैं उनका बिजनेस बूस्ट होगा, क्योंकि आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप छोटी मोटी शॉप पर जाकर उसको रिपेयर करवा सकते हो। ठीक है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो आप आराम से रिपेयर करवा सकते हो। अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो यहाँ पर उल्टा सीधा रिपेयर हो जाता है। तो हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए आप कह सकते हो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा, ई वेस्ट कम होगा, क्योंकि अभी सामान ख़राब हो जाता है ना, फिर वो ख़राब होने लगता है। आपको ही पता है, मोबाइल ख़राब हुआ तो ख़राब होने लगता है, उसके बाद आप जाके कचरे में डाल देते हो, वो ई वेस्ट बन जाता है। और ई वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लस ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा, कंज्यूमर का मनी बचेगा। ऑब्वियस से बात है, सामान ख़राब हुआ फेंक दिया आपने, दूसरा खरीदोगे पैसा ज़्यादा लगेगा, रिपेयर कर लोगे पैसा कम लगेगा, तो आप लोग पैसा बचा पाओगे। इसका एक और फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और फ़ायदा देखने को मिलेगा, ये हमारी सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा। यानी जो भी आप लोगों ने सामान लिया है उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाएगा, आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, उसको मेंटेन कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे। तो मतलब बेसिकली रिसाइकिल का प्रोसेस चल रहा है, जो वेस्टेज है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा, वेस्टेज को आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर राइट टू रिपेयर के देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर इस पूरे मूवमेंट को लाने के पीछे का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि होता क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरर सामान को बना रहे हैं, इस चीज़ को लाने का पता है क्या रीज़न है। आपका जो मोबाइल बना हुआ है ना, जिस भी कंपनी ने बनाया, तो उसने इसकी लिमिट सेट कर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर रखा है, भाई इतने टाइम बाद तो ये ख़राब होगा, एक टाइम पे तो पुराना होगा। इसको बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि भाई एक समय बाद ये चल नहीं सकता। चाहे कुछ भी आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो इतनी देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर ये नहीं चल सकता। तो इसी के लिए यहाँ पर ये राइट टू रिपेयर लाया गया कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन रहेगी सभी के लोगों के पास में, तो उसको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से रिपेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर
ये यहाँ पर वापस से यूज़ करेंगे, मेंटेन करेंगे उसको। ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है राइट टू रिपेयर लाने का पीछे का ये भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सामान जब बेकार हो जाता है तो एक पोल्यूशन ये क्रिएट करता है, क्योंकि आपने सामान को फेंक दिया और वो एनवायरमेंट के अंदर गया। वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ये तो बहुत सारा जहर उगलता है, बहुत सारा टॉक्सिकनेस इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पर इसी चक्कर में राइट टू रिपेयर को लाया गया। अब क्वेश्चन यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, यानी कि जिसके बारे में ऑथर ने चर्चा करी है कि भाई जो सामान को बना रहे हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब कि जो राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है आपको वो भी वैल्यू करने चाहिए। क्योंकि जब राइट टू रिपेयर को लाया गया तो बहुत सारी कंपनीज़ ने, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ ने इसको अपोज किया। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, इन्होंने अपोज किया कि नहीं, हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ भी ऐसा डेटा नहीं देंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लोगों को हम लोग यहाँ पर राइट टू रिपेयर को इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। तो ये लोग इस राइट के अगेंस्ट में थे। क्यों? इनका कहना यह था कि भाई हमारे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, कॉपी होंगी। यहाँ पे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, रिपेयर सर्विसेज देंगे, तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके डिवाइसेस कॉपी हो सकते हैं, इनकी जो प्राइवेसी है वो उसका यहाँ पर एक तरीके से वोलेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ पर इनकी सेफ्टी को ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, इनके डिवाइसेस पूरी तरह से यहाँ पर कोई कॉपी करके बना सकता है, कोई भी रिपेयरिंग की अगर चीज़ें पता चलती है तो मतलब फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इनके जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो सकता है। तो ये यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि भाई मैन्युफैक्चरर्स की साइड से भी यहाँ पे कुछ राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर राइट टू रिपेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब ई वेस्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है। हमारे पास एक डेटा है, क्योंकि अगर राइट टू रिपेयर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास डेटा है किसका? CPCB का, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो भारत ने लगभग 10 लाख टन से ज़्यादा, ध्यान से सुनना, 10 लाख टन से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट किया था सिर्फ और सिर्फ साल 2019-20 के अंदर में। और ये आप कह सकते हो कि मतलब 2017-18 में 7 लाख टन था, तो एकदम से कुछ सालों के अंदर इतना सारा ई वेस्ट बढ़ चुका है। और इंडिया इसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेकर चल रहा है, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है हमारे पास 2016 के, जो कि ई वेस्ट को हमारे एनवायरनमेंट से कम करने में मदद करता है। उसके बाद ई वेस्ट क्लिनिक को बनाया गया है, एक सेग्रीगेशन पॉइंट बनाया गया है, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए। भोपाल के अंदर सबसे पहला सेंटर बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। आई होप आप लोग को इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल चुकी है। राइट टू रिपेयर क्या है, राइट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में क्या चर्चा की जा रही है। उसके बाद आता है हमारा एक डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चर्चा की गई है स्टडी रिकवरी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोज़गार है उसके अंदर एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है, ऐसा खुद डेटा बोलता है। डेटा है CMIE का, ध्यान रखना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी का। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भैया जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है मई के महीने का, ध्यान रखना मई के महीने की चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। खासकर हम देख रहे हैं लेबर सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लोगों को रोज़गार मिला है। पिछले महीने जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़कर 404 मिलियन तक पहुंचा है, इतने लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़कर 404 मिलियन तक पहुंच चुका है पिछले महीने, जो कि 2019 के कंपैरिजन में अब की बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। एक टाइम था जॉब्स वगैरह लोगों की जा रही थी, लेकिन अब की बार इंडस्ट्री के अंदर पिछले महीने काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिली है। खासकर मेटल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब मिली है पिछले महीने। तो ये यहाँ पर डेटा दिया गया, उसी को लेकर एक चार्ट दिया गया है, जैसा आप लोग चार्ट देख पाओगे। इस चार्ट के अंदर 3 लाइनें दी गई हैं। ग्रीन वाली लाइन 2019 को डिनोट करती है, उसके बाद ऑरेंज वाली लाइन 2021 को डिनोट करती है, तो ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला बारग्राफ आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर बताया गया साल 2022 के बारे में। तो साल 2022 में मार्च को यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है, अप्रैल को यहाँ पे येलो कलर से और मई को यहाँ पे ऑरेंज कलर से। तो बोला गया एग्रीकल्चर के मामले में मई के महीने में जो लोगों को रोज़गार मिला है वह एग्रीकल्चर मामले में इतना नहीं मिला है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में ये रोज़गार मार्च अप्रैल महीने से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। सर्विसेज के मामले में इक्वली है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, मेटल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। एग्जैक्टली यहाँ पर इस डेटा पॉइंट का ये कहना है, ठीक है ना। तो वही डेटा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने वापस से रिवाइज़ किया है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब मिली है, इसी चीज़ को बार बार यहाँ पर दिखाया गया है। अब आते हैं टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर। अब टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट हमारा आज का काम का है नहीं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा एक चर्चा करता है किस चीज़ के बारे में,
कि इंडिया के अंदर व्हीकल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर कितना कितना यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक और आर्टिकल आता है ये वाला। अगर ये वाला मैं आप लोग को बताऊँ तो इसमें कोई डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ। ये बात करता है डिमोलिशन के बारे में। देखो हो क्या रहा है, आज के टाइम पर बहुत सारे कम्युनल राइट्स जब देखने को मिलते हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू कुछ कानून लेकर आए गए हैं, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं बुलडोज़र से। ठीक है, अब लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं बुलडोज़र से, उनके हाउस डिमोलिश कर दिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इन्होंने एक पिक्चर भी दिया होगा, पिक्चर वैसे नहीं दिया है लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो लोगों के घर तोड़े गए हैं, काफ़ी बार देखने को मिला कि भाई वो लोग प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो उसमें क्या कर रहा जा रहा है कि उनके घर डिमोलिश कर दिए गए बुलडोज़र की मदद से। तो यहाँ पे जो ऑथर बोलते हैं इस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो ये बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोग के घर तोड़े जा रहे हैं उनके पास भी एक फंडामेंटल राइट है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान का है वो यहाँ पर लोगों को जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे आपको कानून देखने को मिलेंगे जो कि इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कानून है जो कि बात करते हैं इंडिविजुअल्स के पास में राइट टू प्रॉपर्टी का भी हक है। आर्टिकल 12 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट का, ठीक है, ध्यान रखना, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी है। एक सेकेंड वाला पॉइंट कहाँ पर देखने को मिलेगा यार, ये रहा, देखो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो ये इंटरनेशनल लेवल के जो लॉज हैं वो यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसकी प्राइवेसी, फैमिली, होम, इन चीज़ों के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अटैक नहीं करेगा, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। तो ऐसा यहाँ पर खुद ये लॉज बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉज हैं। और अब जैसा इंडिया में हो रहा है कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो इसके बेसिस पर ऑथर का कहना यह है कि ये गलत हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लॉज हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीज़ को लेकर एक अलग अलग आपको एक्ट देखने को मिलेंगे। ये जो बुलडोजिंग मशीन है, एक नया सिंबल आ चुका है, यहाँ पर स्टेट के पास में एक नया पावर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे घर लगातार तोड़े जाते हैं, है ना। ये इसी चीज़ को लेकर आप कह सकते हो कि मतलब कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है तो उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया एक तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ भी डैमेज करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसका घर तोड़ के यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का डैमेज को रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसका घर तोड़कर उसको रिकवरी की जा रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। अभी आर्टिकल 21 के बारे में बोला था, आर्टिकल 25 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, ये यहाँ पे बोलता है कि हर एक व्यक्ति के पास में, एग्जैक्टली आर्टिकल 25 क्या बोलता है, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। तो यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आर्टिकल 25 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, ये बात करता है सभी लोगों के पास में हक है किसी चीज़ को लेकर, आपको अपना प्रॉपर रहने का, अपने एक तरीके से उसके पास में हक है फूड का, राइट टू फूड, राइट टू क्लॉथिंग, राइट टू हाउसिंग, राइट टू मेडिकल केयर। तो उसमें राइट टू हाउसिंग भी आ रहा है, लोगों के पास में यहाँ पर एक तरीके से मतलब जो घर है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो राइट टू हाउसिंग वाला जो पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसका वोलेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर और भी बहुत सारे आपको कानून देखने को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद आर्टिकल 11 जो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, ये भी यहाँ पर ये बोलता है, ये भी यहाँ पर हर एक व्यक्ति के राइट्स को रिकग्नाइज करता है कि हर एक व्यक्ति के पास में यहाँ पर राइट है अपना रहने का, अपनी फैमिली के साथ में रहने का, अपने घर में रहने का, तो उसका घर यहाँ पर तोड़ने का किसी और को हक नहीं है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो अलग अलग एक्ट है, उन एक्ट के बारे में मेंशन किया गया। एक एक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने बताया, एक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और उसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 11.1। क्लियर हो गया। बस इतनी सी बात थी जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे अब ज़रूरत नहीं पीडीएफ रीड करने की, आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चाहो तो नोट डाउन करके लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई भी आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड पेज है, वर्ल्ड पेज पर कोई भी आर्टिकल नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, ना ही इकोनॉमी पेज पर। इकोनॉमी पेज पर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के बारे में चर्चा की जा रही है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी आज की वोकैबलरीज़ को एक बार कवर करते हैं। सबसे पहली वोकैबलरी आती है कन्फ्रंटेशन।
कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना या फिर टकराव हो जाना। उसके बाद आता है दूसरा मैलिशियस, मैलिशियस मतलब हार्मफुल, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा इंटीमिडेट। अब ये जो इंटीमिडेट आता है इसका मतलब है यहाँ पर किसी को धमकाना या डर दिखाना। उसके बाद आता है एक स्क्रैपेज, स्क्रैपेज मतलब यहाँ पर सरकार को एक प्रोग्राम है जहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो पुरानी कार को रिप्लेस किया जाएगा, पुरानी कार को यहाँ पर क्रश कर दिया जाएगा, उनको कबाड़ खाने में यहाँ पर क्रश करके बेकार कर दिया जाएगा और दूसरी यहाँ पर उनको दूसरी कार खरीदने के लिए कुछ नई नई पॉलिसीज़ दी जाएंगी। तो स्क्रैपेज मतलब यहाँ पर क्या करना, क्रश कर देना किसी चीज़ को, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कैओस नाम आता है, कैओस का आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसका मतलब होता है उथल पुथल या फिर अराजकता का नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर कोई डिसऑर्डर हो जाना उसको हम लोग कैओस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर इन वोकेबलरीज़ के बारे में भी एक आइडिया लग चुका है। ये डेली बेसिस पर रोज़ाना यूज़ करने वाली वोकेबलरीज़ के जो वर्ड्स है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। बाकी इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स का जो मेंस का क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता देता हूँ उसका आंसर, फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर पर चलेंगे। तो 2022 का जो क्वेश्चन था ये था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये कौन से बॉडी का ये लैंडिंग प्रोविजन है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आते हैं। नाउ इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चर्चा की जा रही है। इधर अभी यहाँ पर जस्टिन बीबर को रामसे हंट सिंड्रोम ने अटैक किया, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके ऊपर तो एक पर्टिकुलर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग उस वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वाले आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चर्चा की जा रही है। ये आर्टिकल क्यों है चर्चा में, क्योंकि 12 जून, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हुआ चलता हूँ ना, डेटा लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, 12 जून 2001 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबसे पहली बार टेस्ट किया था। कहाँ से, चांदीपुर से इसको टेस्ट किया गया था। चांदीपुर कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट। तो यहाँ से टेस्टिंग की गई 12 जून 2001 में। अभी 21 साल हो चुके हैं, 12 जून जब तारीख निकली है ना, तो 21 साल हो चुके हैं, इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्या है, इस एडिटोरियल के अंदर समझाया गया। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर सिस्टम है इंडिया के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया का एनपीओ। तो भारत के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ ने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। जो नाम है ब्रह्मोस, ये कैसे रखा गया, ये दो नदियों के ऊपर रखा गया है, इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर। तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर नाम रखा गया। बाकी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, शुरुआत तो हम लोगों ने एक छोटे से अपग्रेड के साथ में करी थी, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को काफ़ी तगड़ा मिसाइल बना दिया है। बिगनिंग जब की गई थी तो इसको एज अ एंटी शिप मिसाइल बनाया गया था, यानी कि दुश्मन की शिप को उड़ाने के लिए इसको बनाया गया। धीरे धीरे इसके अलग अलग वेरिएंट्स हम लोग लेकर आते रहे और आज के टाइम पर ब्रह्मोस मिसाइल एक अल्टीमेट लेवल का मिसाइल है। एग्जैक्टली अगर हम लोग चर्चा करें तो इसको हम लोग समुद्र से, ज़मीन से, ठीक है, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, हवा से तक लॉन्च कर सकते हैं। ये सारे वेरिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 2 स्टेज मिसाइल देखने को मिलता है। पहले स्टेज के अंदर इसके अंदर सॉलिड फ्यूल देखने को मिलेगा, दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल देखने को मिलता है। और इसी की वजह से इसके अंदर सुपरसोनिक स्पीड आ जाती है, यानी कि हवा कह रहा हूँ, आवाज़ जो है ध्वनि की स्पीड से भी काफ़ी गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड यहाँ पर इस पूरे रॉकेट को मिल जाती है, ठीक है। खास बात यहाँ पर यह है, इसको मतलब रडार की कैटेगरी में भी नहीं आता ये, इसका ये खास बात ये देखने को मिल जाएगी। यानी इसको अगर हम लोग लॉन्च कर दिया तो फायर एंड फॉरगेट वाला ये मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपने टारगेट को जाकर ये हिट ही करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का बैकग्राउंड के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बैकग्राउंड क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत या फिर इवन इंडिया के अंदर जो मिसाइल्स की स्टार्टिंग हुई थी वो 1980s के आसपास यहाँ पर की गई थी। एक प्रोग्राम के माध्यम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो IGMDP प्रोग्राम है इसकी स्टार्टिंग की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 1980s के आसपास, ध्यान रखना। और इस IGMDP प्रोग्राम के अंदर में हमने फोकस किया 5 मिसाइल को बनाने का। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इन सारी मिसाइल्स को हम लोगों ने बनाया और इसी वजह से APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब जब हमने इन मिसाइल्स को बना लिया उसके बाद भी हमारे पास प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। हमें चाहिए था हमारे पास क्रूज गाइडेड मिसाइल्स हों, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हों, और इसके लिए हमने यहाँ पर इसकी ज़रूरत समझी और इसी चीज़ को देखते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया गया रशिया के साथ में 1998 में। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर, जो कि DRDO को हेड कर रहे थे, इन्होंने रशिया के साथ में 1998 में एग्रीमेंट साइन किया कि साथ मिलकर हम लोग चलो ब्रह्मोस बनाते हैं। तो इंडिया का DRDO और रशिया का NPO दोनों आ गए, दोनों ने यहाँ पर काम शुरू किया। 1999 में वर्क स्टार्ट हुआ और साल 2001 में यहाँ पर सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट कर दिया। अब साल 2001 में पहला ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट हुआ था, इसी वजह से ये अभी यहाँ पर इसको 21 साल हो चुके हैं, इस वजह से चर्चा में है।
आज के टाइम पर हम लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं कि अलग अलग देश इसको पसंद करते हैं। फिलीपींस को हमने अभी ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है $375 मिलियन का। उसके बाद यहाँ पे वियतनाम भी तैयार है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, अलग अलग देश यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के अपने आप में वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ज़मीन से छोड़ने वाला, लैंड बेस्ड, शिप बेस्ड, एयर लॉन्च। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोग सबमरीन यानी जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनसे भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लैंड बेस्ड, शिप बेस्ड, ये जो भी बातें लिखी हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। चलो जी आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है रामसे हंट सिंड्रोम के बारे में। तो जस्टिन बीबर जो कि कैनेडियन पॉप सिंगर हैं, आपको पता होगा। तो जस्टिन बीबर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो हुआ क्या, जस्टिन बीबर को अभी यहाँ पर एक पैरालिसिस अटैक हुआ और वो पैरालिसिस अटैक को नाम दिया गया रामसे हंट सिंड्रोम। रामसे हंट सिंड्रोम काफ़ी चर्चा में, आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जैक्टली कुछ डेटा दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये कुछ आर्टिकल है जो कि द हिंदू कवर नहीं करता, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामसे हंट सिंड्रोम की बात करते हैं तो रामसे हंट सिंड्रोम को हम लोग हर्पेस जोस्टर ऑटिकस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि आपके 7वीं क्रेनियल नर्व को हिट करता है। ध्यान रखना, क्रेनियल नर्व क्या है, तो क्रेनियल नर्व वो नर्व है जो कि आपके दिमाग के पीछे देखने को मिलती हैं। क्रेनियल नर्व के 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर में जो 7वां वाला पेयर होता है वो आपके फेशियल नर्व से कनेक्ट होता है, यानी कि आप जो अपना काम कर पाते हो, आप चीज़ों को स्मेल कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, फेस के थ्रू आप एक्सप्रेशंस दे पा रहे हो, हंस पा रहे हो, स्माइल कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें फेशियल नर्व के थ्रू होती हैं। और ये हमारी 7वीं क्रेनियल नर्व होती है। ध्यान रखना, 12 नर्व्स होती हैं, इसमें से 7वीं वाली नर्व होती है यहाँ पर कौन सी वाली, फेशियल नर्व। और ये जो रामसे हंट सिंड्रोम है ना, ये 7वीं नर्व को डायरेक्ट हर्ट करता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे 7वीं नर्व को हिट करेगा तो इससे क्या होगा, आपके फेस पर पैरालिसिस होने लगेगा। ऐसे जस्टिन बीबर के साथ में हुआ कि एक साइड जो फेस है वो काम करना बंद कर दिया और दूसरी साइड का फेस वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो क्रेनियल नर्व के बारे में आपको समझ में आ चुका है। इसी को हम लोग फेशियल पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। हालांकि बहुत रेयर डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत कम ही से देखने को मिलता है। 1 लाख लोगों में सिर्फ 10 लोगों को यहाँ पर होता है ये। बाकी कारण क्या है, तो कारण इसके पीछे का एक वायरस है। ध्यान रखना, वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर वायरस, इसी की वजह से चिकन पॉक्स वगैरह भी फैलता है। ठीक है ना। इससे होता है क्या है, वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये वायरस बुरी तरह से अटैक करना चालू करता है। सिम्टम्स क्या है, तो लक्षण ये है कि भाई रेड कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं, ठीक है, सूजन होने लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे आपके नर्व को ये अफेक्ट करेगा तो आपके नर्व के अंदर सूजन हो जाती है, तो उसके बाद आप वो फेशियल वगैरह एक्सप्रेशन वगैरह काम करने बंद कर जाते हैं। इनफैक्ट सुनाई देना कम करना हो जाता है, आपका माउथ काम नहीं करता, प्रॉपर खाना वगैरह भी नहीं खा पाते हो, क्योंकि वो नर्व फेस से कनेक्टेड है और वो फेस वाली नर्व को अफेक्ट करता है ये वाला वायरस। ट्रीटमेंट क्या है, तो एंटीवायरल थेरेपीज़ हो गई, प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। तो ये बेसिकली कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इस कंडीशन को ठीक किया जा सके। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर मेंशन करता है व्हाई बेबीज मस्ट ओनली बी ब्रेस्ट फीड फॉर 6 मंथ। ये आपको ध्यान रखना है। द हिंदू कवर कर चुके हैं, हम लोग इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला गया, एक रिसेंटली एक गाइडलाइंस आई थी और उस गाइडलाइन के अंदर बोला गया कि देखो जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। यहाँ पर 6 महीने तक दूध तो पिलाना चाहिए, ये तो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर बोलता है। लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइंस आई थी उसमें बोला गया कि आप बच्चे को घी और हनी का मिक्सचर खिला सकते हो, यानी कि घी और शहद मिलाकर खिला दो, उसका पेस्ट खिला दो। ये बच्चे के लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने यहाँ पर रिसर्च करी और बताया यह बिल्कुल गलत है। आपको बच्चे को कुछ नहीं भी खिलाना है। जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं खिलाना है, वो उसके लिए एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। आप उस बच्चे को अगर शहद खिलाओगे तो उससे उसके बॉडी के अंदर एक सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोtulism के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया डॉक्टर्स के थ्रू कि आप मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाना कब शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे बोला गया बच्चा जैसे ही यहाँ पर पैदा होता है तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पर वो जो माँ है अपने बच्चे को यहाँ पे दूध पिलाना स्टार्ट कर देगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को अलग अलग इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि शहद, शुगर, सॉल्ट, नट ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करते हैं। तो डॉक्टर मेंशन करते हैं कि भाई 6 महीने तक तो एटलीस्ट पिलाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर एक वेल कंडीशन देखने को मिलती है। इन 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग कह सकते हो कि जो बच्चा है वो काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो 6 महीने तक तो एटलीस्ट यहाँ पर पिलाना चाहिए।
6 महीने बाद आप थोड़ा बहुत जो सेमी सॉलिड फूड होता है यानी कि हल्का सा नरम, वो खाना आप लोग थोड़ा सा खिला सकते हो। धीरे धीरे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है खाना खिला सकते हो, लेकिन आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, आप कहीं से कहीं तक कुछ ना खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये आप लोग को मिल चुका होगा। फिर अगला एडिटोरियल आता है फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखो फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में रिसेंटली मैं आपको कवर कर चुका हूँ, है ना। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, चलो यार कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि अभी क्या हुआ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को सेलिब्रेट किया गया 7 जून को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को सेलिब्रेट करते करते यहाँ पर क्या किया है, FSSAI ने यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग राज्यों की इसकी अलग अलग राज्यों की इसमें रैंकिंग रखी गई है। ठीक है, कौन से राज्य में फूड सेफ्टी के ऊपर काम किया गया, मतलब कि कौन से राज्य के अंदर जो एक सेफ़ खाना मिला है, क्योंकि खाना बहुत सारा कॉन्टेमिनेटेड खाना भी मिल रहा है, यानी कि ऐसा खाना जो कि दूषित खाना है, जो कि इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक है, उनको यहाँ पर एक तरीके से उनके बॉडी के लिए मतलब काफ़ी खतरनाक देखने को मिलेगा। उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना, उनसे वो और बीमार पड़ रहे हैं। तो वो ऐसा खाना ना मिले, एक सेफ़ फूड मिले, और उसी को लेकर ये फूड सेफ्टी इंडेक्स को लेकर आ जाता है। तो ये भैया देखा जाए कि कौन कौन से राज्यों ने प्रॉपर काम किया है। तो ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018-19 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में लगातार ये आप कह सकते हो पब्लिश हो रहा है। इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है FSSAI के थ्रू। ध्यान रखना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो अब की बार किसने टॉप किया है, तो ये जो अब की बार का फूड सेफ्टी इंडेक्स है, पहला फूड सेफ्टी इंडेक्स 2018-19 में आया था, लेकिन अब की बार का यहाँ पर जो इंडेक्स आया है, ये बेसिकली बात कर, इसका मेजर फोकस क्या होता है, इसका मेजर फोकस होता है कि हम लोग एक सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड दे सकें अपने सभी सिटीजन्स को। अब की बार के राज्यों का परफॉर्मेंस में सबसे टॉप पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को टॉप किया है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र ने टॉप किया है। छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें गोवा है, फिर उसके बाद में मणिपुर और सिक्किम है। बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ सिक्योर फर्स्ट, यहाँ पर इन्होंने रैंक फर्स्ट सिक्योर करी है यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके इन्होंने अपनी रैंकिंग को सिक्योर किया है। अब पीछे यार शोर आ रहा है ना, इस चक्कर में सोच रहा हूँ कि आवाज़ ना आए इसके अंदर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी के बारे में। तो फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि भाई एक अच्छा खाना दिया जा सके। और फूड सेफ्टी का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पर खाने से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, यानी कि गंदा खाना खाने से, मतलब एक कॉन्टेमिनेटेड फूड खाने से काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये फूड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। आज के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं काफ़ी सारे बच्चों की, लगभग 1,25,000 बच्चों की हर साल डेथ होती है एक गंदा खाना खाने की वजह से। लगभग 4.5 लाख लोगों के आसपास जान जा रही है गंदा खाना खाने की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़रूरत है कि एक अच्छा खाना दिया जा सके, और इसी के लिए अलग अलग इनिशिएटिव उठाए जाते हैं। ठीक है, सरकार अलग अलग इनिशिएटिव उठा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर एक इनिशिएटिव है कोडेक्स एलिमेंटेरियस करके, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करेंटली कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर टोटल 189 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी के बारे में चर्चा करती है। बाकी भारत ने भी अलग अलग इनिशिएटिव उठा रखे हैं। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हम लोग लॉन्च करते हैं। उसके बाद ईट राइट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने चलाया है, ताकि लोगों को हम लोग एक अच्छा खाना दे सकें, ये उसकी तरफ हम लोग लोगों को आगे बढ़ा सकें। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका है। बाकी मैंने आपके साथ में ये डेटा डिस्कस कर लिया, तमिलनाडु ने टॉप वगैरह किया इसके अंदर। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।